हिस्ट्री को और बहुत बढ़िया तरीके से इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक बातों को समझिए। थोड़ी बहुत बातें होंगी, हम आपके साथ थोड़ी बहुत बात करेंगे, ठीक है। आपके बारे में जानेंगे, आप हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से ऐसा बताया जाएगा कि सीधा आपके पेपर में आए। बहुत लंबे समय से डिमांड चल रही थी एंशिएंट हिस्ट्री की और आपकी कमेंट बता रही हैं कि वो डिमांड के लिए आप कब से तैयार थे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की। वी आर टॉकिंग अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री से पहले ना हम थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में ही बात करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिए। हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब क्या होता है बाबू? हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। और इतिहास का अर्थ क्या होता है? इतिहास का अर्थ क्या होता है वो समझिए। वो होता है अतीत का अध्ययन। अतीत का अध्ययन, अतीत का अध्ययन इसको कहा जाता है। स्टडी ऑफ पास्ट इसको कहा जाता है। ऑफ पास्ट इसको कहा जाता है। सीधे तौर पर बात यह है कि स्टडी ऑफ पास्ट के बारे में एक चीज बहुत स्पष्ट है। जो हो चुकी घटनाएं हैं या जो बीत चुकी घटनाएं हैं उसके बारे में हम चर्चा यहां पर करेंगे। बीत चुकी घटनाओं के बारे में चर्चा यहां पर की जाती है। बीती घटनाओं का अध्ययन, बीती घटनाओं का अध्ययन हम यहां पर देखते हैं। अब भाई बीती घटनाओं के अध्ययन का मतलब है कि स्टडी ऑफ पास्ट इंसिडेंट, स्टडी ऑफ पास्ट इंसिडेंट्स। तो स्टडी ऑफ पास्ट इंसिडेंट्स के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। अभी जो आपको मन में डाउट आ रहे हैं कि सर ने मेरी कमेंट पढ़ी या नहीं पढ़ी, ठीक है, और यहां पे कुछ यहां पे कुछ, ठीक है, वो कुछ भी बात है, टेंशन फ्री रहिए। जो मैं यहां बताऊंगा उसके बारे में आपको स्पष्टीकरण भी दूंगा और नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने हैं, क्या करना है, कौन से एग्जाम के लिए है, उन सभी बातों पे मैं चर्चा करूंगा। एक बार पहले विषय को थोड़ा शुरू करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इंजन रमा हो जान दो, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपसे बात भी करेंगे। अभी पहले इसको लिखना शुरू कीजिए, थोड़ा सा समझना शुरू कीजिए। तो जो बीती घटनाओं का अध्ययन होता है वही दरअसल इतिहास कहलाता है। तो जो पुरानी घटनाओं का अध्ययन ही करना था तो सर इसको इतिहास नाम क्यों दिया गया? देखिए, इतिहास जो टर्म है, जो इतिहास टर्म आप देखते हैं, जो इतिहास की भाई लिखा हुआ कि इतिहास टर्म आपका आ गया इति ह प्लस आश, इति हा प्लस आस, इसको आप लिख सकते हैं इति। अगर हम इसके संधि विच्छेद के बारे में बात करते हैं ना तो इति एक टर्म आपको देखने को मिल जाएगा। इति माने यानी बहुत पुराना। ह प्लस आश आपको देखने को मिलेगा, ह प्लस आश आपको टर्म देखने को मिल जाएगा। इति ह प्लस आस, ऐसा हुआ था, ठीक है। या पुराना, इति का मतलब होता है पुराना, पुराना होता है, ठीक है। पुराना या पुराने समय में ऐसा हुआ था, पुराने समय में ऐसा हुआ था, उसको हमें पढ़ना है। इट वॉज हैपेंड, इट वॉज हैपेंड, इट वॉज हैपेंड, इट वॉज हैपेंड, हैपेंड, इट वॉज हैपेंड, कि भाई ऐसा हुआ था, उस चीज को हम बोलते हैं इतिहास। अब लेकिन पता बात क्या है कि बात यह है कि इतिहास का मतलब यह नहीं है कि मतलब कोई घटना होगी तो वही इतिहास बन जाएगा, नहीं। उस घटना का प्रभाव हमारे समाज, हमारी संस्कृति इस पर पड़ा हुआ होना चाहिए। अब जैसे मान के चलो, जैसे कल आपकी उनसे बात हुई थी, किनसे बात हुई थी? उनसे बात हुई थी, ठीक है। चलिए, अब जैसे मान के चलिए कि कल आपकी बात किससे हुई? उनसे हुई थी। और अगर उनसे आपकी बात हुई थी, क्या उनसे बात का होना क्या ये एक इतिहास होगा? नहीं, वो नहीं होगा। कारण इसका क्या है कि अगर मैं यहां पे कह रहा हूं कि उनसे बात होना, उनसे बात होना, क्या उसकी वजह से कोई हमारे समाज में कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। अगर कल मैंने पनीर की सब्जी खा ली, वो भी गढ़ी खा ली, तो क्या ये चीज किसी भी प्रकार से इतिहास से संबंधित हो सकती है? नहीं। तो वो बिल्कुल गलत तरीके से आपको बताया जाएगा। लेकिन स्पष्ट तरीका इसका क्या होगा? कोई भी ऐसी घटना, ठीक है, यहां पर बीती घटनाओं का अध्ययन,
लेकिन यह इंसिडेंट जो है या घटनाएं वो होनी चाहिए जिसका समाज के ऊपर एक बड़ा प्रभाव पड़ा हो, जिसका समाज के ऊपर एक बड़ा प्रभाव पड़ा हो, वही इतिहास हो सकता है। ठीक है, घटनाएं, कौन सी घटनाएं इसके अंदर शामिल हो सकती हैं? इंसिडेंट कौन से इसके अंदर शामिल हो सकते हैं? तो इंसिडेंट वही इसमें शामिल हो सकते हैं जिसका प्रभाव हमारे समाज पर या हमारी संस्कृति पर पड़ा हो। ठीक है, चलिए, तो घटनाएं वही हो सकती हैं जिसका प्रभाव, जैसे एग्जांपल दीजिए आप, मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे भारत में विदेशी कंपनियां आई जिसकी वजह से भारत के अंदर आज की डेट में विदेशी कल्चर का प्रभाव है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि तुम्हें पानी पीना चाहिए। पानी एक ऐसा शब्द है जो हिंदी भाषा का नहीं है, हिंदी भाषा का शब्द है जल। तो अब दूसरी संस्कृति का भारत में आना, ये एक इतिहास है। वो कैसे आए? भारत में मुस्लिम्स पहले नहीं थे, लेकिन अरब आक्रमण के बाद भारत में मुस्लिम्स हुए। तो ये हिस्ट्री का एक एग्जाम्पल हुआ। कल मैं उनके ब्याह में गया था जी, और वहां मैंने कल इतने रुपए का कन्यादान कर दिया। ये इतिहास नहीं है। बात है समझ में? सर कोविड क्या एक इतिहास होगा? क्या कोविड का प्रभाव हमारी संस्कृति पे पड़ा है? पड़ा है। कोविड की वजह से लाखों लोग मरे हैं। तो जी हां, कोविड एक हिस्ट्री हो गई। बहुत बढ़िया। सर गवर्नर जनरल, हां बिल्कुल जी, वो भी एक हिस्ट्री हो गई। ठीक है, कल आपको कहा था, क्या कहा था? ये कौन कह रहा है ये? अच्छा ठीक है हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो घटनाएं जो मैंने बताया जिनका प्रभाव संस्कृति पे पड़ता हो, जिनका प्रभाव संस्कृति पे पड़ता हो, संस्कृति पर पड़ता हो, संस्कृति या समाज या व्यवस्था या प्रशासन पर पड़ा हो, प्रशासन पर पड़ा हो, वो चीज कहलाती है हमारी हिस्ट्री। तो इंसिडेंट दैट इंपैक्टेड कल्चर, सोशलिस्ट बिहेवियर, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर कोई भी ऐसी घटना होगी तो वही चीज क्या कहला सकती है भाई? तो वही चीज कहला सकती है हमारी हिस्ट्री। बाकी इसके अलावा हिस्ट्री नहीं कहलाती। ठीक है सर, कल ये कह रहा है कि सर जी इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, क्या वो एक हिस्ट्री है? जी हां, वो एक हिस्ट्री है, क्योंकि उसकी वजह से इंडिया का जो नाम है वो विश्व प्रसिद्ध हो गया, वो हिस्ट्री है। लेकिन ये जो शब्द आता है, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है? इस शब्द को ही, इसकी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? शब्द की उत्पत्ति, ये शब्द कहां से आया? शब्द का ओरिजिन कैसे हुआ? उत्पत्ति इस शब्द की कैसे हुई है? ठीक है, समझिए। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इतिहास विषय की उत्पत्ति कैसे हुई है? इतिहास विषय की उत्पत्ति कैसे हुई है? विषय की उत्पत्ति कैसे हुई है? उत्पत्ति कैसे हुई है? ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री सब्जेक्ट कैसे हुआ है? ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री सब्जेक्ट कैसे हुआ है? हिस्ट्री सब्जेक्ट कैसे हुआ है? ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री सब्जेक्ट कैसे हुआ है? तो हिस्ट्री सब्जेक्ट का ओरिजिन कैसे हुआ है? ठीक है, चलो हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं, फिर आप शायद समझ पाएंगे। तो आपको यह देखना होगा कि एक महान या प्रसिद्ध, एक प्रसिद्ध विचारक है, एक प्रसिद्ध विचारक आपको देखने को मिलते हैं। प्रसिद्ध विचारक जिनका नाम क्या है? हेरोडोटस। हेरोडोटस, हेरोडोट्स, हेरोडोट्स एक बुक लिखते हैं। हेरोडोट्स एक बुक लिखते हैं। हेरोडोट्स क्या लिखते हैं भाई? एक बुक लिखते हैं। इस बुक का नाम है हिस्टोरिका। जिस बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। और इसी हिस्टोरिका में पहली बार इस बात का विवरण किया जाता है कि हमें इतिहास को एक विषय की भांति पढ़ना चाहिए। इसी पुस्तक में पहली बार कहा गया,
इसी में पहली बार ये कहा गया, इसी पुस्तक में पहली बार 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 कहा गया इतिहास को एक विषय की भांति पढ़ा जाए, इतिहास को एक विषय की तरह पढ़ा जाए, एक विषय की भांति पढ़ा जाए, एक विषय की भांति पढ़ा जाए, भांति पढ़ा जाए। इसी में पहली बार कहा गया था कि बीती घटनाएं पढ़ने योग्य होती हैं। इसी में क्या कहा गया कि बीती घटनाएं पढ़ने योग्य होती हैं। पास्ट इंसिडेंट सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, पास्ट इंसिडेंट आर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। और क्योंकि इस किताब का नाम हिस्टोरिका था, तो इसी हिस्टोरिका में से हिस्ट्री शब्द का ओरिजिन हुआ, और तब के बाद से हम इस विषय को हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझिएगा, यहां से हिस्ट्री का ओरिजिन कुछ इस प्रकार से हुआ है। ठीक बात है, ठीक है। अब इस बारे में मुझे बताइए कि क्या आपको ये बात क्लियर हुई? हेरोडोटस कहां के व्यक्ति थे? ये एक ग्रीक व्यक्ति है। हेरोडोटस एक ग्रीक व्यक्ति है, ग्रीक विचारक है, ग्रीक के रहने वाले हैं। ग्रीक को आज की डेट में हम यूनान कहते हैं। यूनान, यूनान कोई शब्द नहीं है, शब्द ग्रीक ही है। ठीक है, यूनान कोई एक्चुअली कोई शब्द है नहीं, शब्द तो ग्रीक ही है, लेकिन इंडियंस ने क्या किया, अपनी लैंग्वेज के टोन के हिसाब से उसको हमने यूनान बना दिया। ठीक है, अब बताइए, अब मुझे बताइए, क्या आप समझ पाए? तो हमें क्या पढ़ना है? हमें पुराने पास्ट इंसिडेंट का अध्ययन करना है, वही इतिहास कहलाता है। रुकिए एक सेकंड, अभी आपको आवाज आ रही है? अभी आपको आवाज आ रही है? अभी आपको आवाज आ रही है? अभी आपको आवाज थोड़ी मंदी आ रही होगी, लेकिन पीछे कुछ काम चल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आप मैनेज कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। हाँ जी, अब ठीक है? अब तो आवाज आ रही होगी? आ रही है? ठीक है, अरे पनिशमेंट नहीं है लाडले, पीछे काम चलने लग रहा है। ठीक है, हाँ, न्यू करके थोड़ी सी वही दिक्कत होने लग रही थी, मगर कोई बात नहीं, सर कोई हथौड़ा बजा रहा है। अरे कोई नहीं, छोड़ दो, चलो ठीक है। ठीक है, चलिए। ठीक है, ओके, हाँ, वॉल्यूम कम है अब? ठीक है भाई, चलो कोई नहीं। आपको ये बात समझ में आई? अब हम हिस्ट्री के विभाजन की बात करते हैं कि हिस्ट्री का विभाजन किस प्रकार से होता है। तो अब हम हिस्ट्री के विभाजन की बात करते हैं, जो चार्ल्स विल्सन के द्वारा किया गया था। ठीक है, ठीक है, भूकंप नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि कितने ऐसे एस्पिरेंट हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, वो भी मुझसे? उनके बारे में मुझे जानना चाहूंगा, जो हिस्ट्री मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं। या ऐसे कितने जन हैं जो पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है, और तब मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं? फटाफट बताओ, आगे बढ़िए। हिस्ट्री के विभाजन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का विभाजन, इतिहास का विभाजन, इतिहास का विभाजन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री की हम बात करते हैं, और ये किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स विल्सन के द्वारा। ठीक है, ओके, चार्ल्स विल्सन के द्वारा ये विभाजन किया गया था। चार्ल्स विल्सन के द्वारा ये विभाजन किया गया था। चार्ल्स विल्सन कौन है? इतिहासकार हैं जी। कौन है? इतिहासकार हैं यार, ये हैं आपके इतिहासकार। ये आपको इतिहासकार देखने को मिलते हैं, चार्ल्स विल्सन। ठीक है,
कौन देखने को मिलता है? इतिहासकार। ठीक है जी। अब इतिहास को बांटा जाता है 3 हिस्सों में। ये ना एक बड़ा सा टेबल बनेगा, ये टेबल आपको नोट करनी है, ठीक है ना? तो इस टेबल को आप नोट जरूर कर लेना, कृपया करके इस टेबल को जरूर नोट करें। तो भाई इसके अंदर आपको इतिहास के हिस्से कई अलग अलग प्रकार से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको इतिहास के जो हिस्से देखने को मिलते हैं वो कई अलग अलग प्रकार से देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको इसके अंदर देखने को मिलता है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं एंशिएंट इंडिया या एंशिएंट हिस्ट्री। फिर हमें यहां देखने को मिलता है मध्यकालीन भारत, मिडाइवल इंडिया। मध्यकालीन भारत, जिसको कहा जाता है मेडाइवल इंडिया। मेडाइवल इंडिया। फिर आपको एक देखने को मिलता है आधुनिक भारत या एंशिएंट इंडिया। आधुनिक भारत, या आप कह सकते हैं एंशिएंट इंडिया या मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया। ठीक है, चलो अब इन सब के टेन्योर अलग अलग जो है बताए जाते हैं कि इसका टेन्योर कितना था, इसका टेन्योर कितना था, इसका टेन्योर कितना था, कहां से कहां तक हम इसको पढ़ते हैं। देखो, जो प्राचीन इतिहास हमें देखने को मिल जाता है, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि समय की शुरुआत से लेकर 712 एडी तक का समय, शुरुआत से लेकर 711 लिख लीजिए, 711 एडी तक का जो समय है वो इसमें शामिल होता है, या 711 सीई तक का समय इसमें शामिल होता है। 712 सीई से ये स्टार्ट हो जाता है, 712 सीई से ये स्टार्ट हो जाता है और ये जाता है तकरीबन आपका 1857 तक, या बहुत सारे राइटर्स इसको 1707 लिखते हैं, सी तक जाता है। अब कई जगह क्या होता है कि आधुनिक भारत को स्टार्ट किया जाता है 1707 से, जैसे मैं 1707 से स्टार्ट करता हूं और फिर इसको 1947 तक रखा जाता है, सी तक। ठीक है, लेकिन पता है बात क्या है? ठीक है, चलो बात यह है कि कुछ नए जैसे टीचर्स होते हैं या कुछ मॉडर्न एज टीचर्स होते हैं, ठीक है, जैसे मतलब मैं भी इतना बुढ़ा नहीं हूं, ठीक है, लेकिन कई बार क्या करते हैं कि बच्चों को डरा दो, ठीक है, बच्चों को डरा दो कई बार, तो वो एक नया इसमें टाइमलाइन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में एक बदलाव लेकर आया जाता है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में, और यहां पर एक नई टाइमलाइन क्रिएट की जाती है, जिसको कहा जाता है क्या? पोस्ट मिडाइवल, मिडाइवल कहा जाएगा, या फिर इसको कहते हैं भाई अपन प्री मॉडर्न। एक समय नया क्रिएट कर दिया जाता है। अब पोस्ट मिडाइवल का मतलब क्या होता है? पूर्व, या इसको बोलते हैं उत्तर मध्यकाल, या तो आप बोल लीजिए उत्तर मध्यकाल, या बोल लीजिए प्रारंभिक आधुनिक। आधुनिक, और इस क्रम को कितना लिखा जाता है? 1707 से लेके 1857। 1857। जब इसको इतना लिखा जाएगा तो इस क्लासिफिकेशन को जब अगर हम करते हैं ना, अगर देखो, हालांकि मैं तो नहीं कहता कि भाई आपको एक क्लासिफिकेशन करना है, बट अगर आप इस प्रकार का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपको कई सारे क्लासिफिकेशन फिर छोड़ने पड़ेंगे। अगर आप ये वाले क्लासिफिकेशन को करेंगे तो फिर ऐसी परिस्थिति में जो मध्यकाल होगा, इसका जो मध्यकाल होगा वो सीधी बात है वो घट जाएगा। ठीक है, मध्यकाल जो होगा इसका वो 712 सीई से लेकर 1707 तक जाएगा, क्योंकि ये है। और इसके अंदर जो आधुनिक भारत होगा, आधुनिक होगा इसके अंदर, वो 1857 से शुरू होगा, 1947। तो सीधी बात यहां पे पता है क्या है? सीधी बात यहां पे ये है कि ये ऑप्शनल है। अगर आप इसे नोट ऐसे करना चाहते हैं आप ऐसे कर लें, अगर आप इसको ऐसे नोट करना चाहते हैं आप ऐसे नोट कर लें। अगर आप उत्तर मध्यकाल या प्री मॉडर्न को शामिल करेंगे देन उस केस के अंदर इसको 1857 से लिखेंगे, नहीं शामिल करेंगे तो ऐसे लिखेंगे। पेपर में यह नहीं पूछा जाएगा
ठीक है, ये क्लासिफिकेशन सिर्फ आपको आसानी से चीजों को समझाने के लिए है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन का कारण क्या था, विभाजन का क्या कारण था भाई, इतिहास को समझने में आसानी हो इसलिए था, इतिहास को समझने में सरलता, इतिहास को समझने में सरलता, समझने में सरलता हो इसलिए ये था, इजीनेस इन अंडरस्टैंडिंग, इजीनेस इन अंडरस्टैंडिंग, ये इसलिए था भाई कि समझने में आसानी हो। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा देखने को मिलता है, तो ये कुछ चीजें इस प्रकार से क्रिएट की जाती है। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हम इनिशियली पढ़ेंगे वो क्या होगा सर, हम स्टार्ट करने वाले प्राचीन इतिहास से, हम यहां पर पढ़ने वाले प्राचीन इतिहास को, वी आर स्टार्टिंग दिस। ठीक है, पेपर में इंपोर्टेंस किसका ज्यादा है, तो मैं बहुत क्लियर तरीके से मैं बताता हूं, पेपर में इंपोर्टेंस भाई आधुनिक भारत को अगर मैं 3 स्टार दूंगा तो मैं मध्यकालीन भारत को 2 स्टार दूंगा, और मैं प्राचीन इतिहास को केवल 1 स्टार दूंगा। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि ये इतना ज्यादा बेकार है, नहीं जी, ठीक है, इंपोर्टेंट है जी ये, लेकिन एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े कम देखने को मिलते हैं, और जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो वो करने पड़ते हैं। ठीक है, करने पड़ते हैं, तो याद रखना, तो बहुत ध्यान से इसको पढ़िए, समझिए, जब आपको समझ में आ जाए, ये वाली चीज आपको पता लग जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज का विशेष ध्यान रखना, देखो जैसे आपके कमेंट हैं, भाई मुझे पता है मेरे पास तक आ रही है, आज तक मेरी क्लास में कोई भी छात्र ब्लॉक नहीं हुआ है, पीछे 4-5 साल में आज तक कोई भी एक भी छात्र ब्लॉक नहीं हुआ, तो अगर आपने कोई कमेंट करी है तो वो मेरे पास तक आ ही गई है। ठीक है, अब उसमें हो सकता है कि जो आप कमेंट कर रहे हो वो मैं अगले ही पेज पे बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, हर एक बात का मतलब आपको पता लगेगा, हर एक बात के बारे में आपको बताया जाएगा। अगर आप बार बार कमेंट करते हो तो आपका यही टॉपिक सीख जाएगा, और फिर जिस लिए आप इस क्लास में जुड़े हो वो चीज आप अचीव नहीं कर पाएंगे। आपका और मेरा दोनों का लॉजिक सिर्फ एक है, दोनों का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है कि आपका सिलेक्शन हो, लेकिन अगर आप बार बार कमेंट करेंगे तो आप टॉपिक नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, चलो तो हम ये स्टार्ट कर रहे हैं प्राचीन इतिहास को, तो हेडिंग डाल लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए। अच्छा, काफी सारे लोग समझ जाएंगे, तो ये जो मेरी जो एक रिक्वेस्ट थी ये केवल समझदार छात्रों से थी। अब जो समझदार नहीं है उसके लिए केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई आप समझदार बनिए। ठीक है, आप समझदार बनिए। ठीक है, तो एट द एंड सिलेक्शन तो आपको भी कराना है ना, तो समझदार बनिए बस। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक छोटी सी एक डाउट आ रहा है छात्रों को कि सर हम सी का यूज आप करते हैं, क्या आप एडी का यूज नहीं करते? यार मैं अलग अलग बैचेस में अलग अलग टर्म यूज कर लेता हूं, मैं एडी भी यूज कर लेता हूं, सी भी यूज कर लेता हूं। आज मेरा मूड था कि मैं सी यूज करूंगा, आप चाहे एडी यूज कर लें, है ना। लिखना चाहो इसको लिखिए, इसमें अंतर क्या है। समय सीमा का विभाजन हम देख लेते हैं, इतिहास के समय, इतिहास की समय रेखा का विभाजन, इतिहास की समय रेखा का विभाजन, समय रेखा का विभाजन, विभाजन हम देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री टाइमलाइन, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री टाइमलाइन, तो हिस्ट्री की टाइमलाइन का जो विभाजन है हम उसके बारे में देखते हैं। 2 प्रकार से हो सकता है, एक हो सकता है आपका पश्चिमी, पश्चिमी, एक को तो हम बोलते हैं वेस्टर्न डिवीजन, वेस्टर्न डिवीजन, पश्चिम विभाजन इसको बोला जाता है, और एक को बोला जाता है आधुनिक विभाजन, एक को बोला जाता है आधुनिक विभाजन, आधुनिक विभाजन, इसको बोला जाता है मॉडर्न डिवीजन, मॉडर्न डिवीजन।
मॉडर्न डिवीजन इसको बोला जाता है। ठीक है, अब बात पता है क्या है, अब ये पश्चिमी विभाजन क्यों कहते हैं इसको, कि भाई ये पश्चिमी देशों ने शुरू करी थी। अब हमारे लिए पश्चिमी देश कौन है, यूरोपियन। तो ये यूरोपियंस के द्वारा स्टार्ट किया गया डिवीजन था, इसको हम यूरोपीय विभाजन भी बोलते हैं, यूरोपीय विभाजन भी इसको बोलते हैं, यूरोपीय। तो ये यूरोपियन भी कहलाया जा सकता है, यूरोपियन। अब इसको यूरोपियन कैसे कह सकते हो वो समझिए। जो यूरोपियन देश है उनके द्वारा क्रिश्चियन धर्म को फॉलो किया जाता है। तो उनका मानना यह है कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके साथ ही घटनाओं को हमने क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा है। या ईसा मसीह ये भी कोई शब्द नहीं है, जीसस क्राइस्ट जो है उन्हीं के जन्म के साथ हम लोग इतने विकसित हो पाए कि आज हम चीजों को याद रख पाते हैं। तो इनका ऐसा मानना है कि एक जीरो टाइमलाइन पर जन्म होता है ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह जन्म। अब ईसा मसीह कोई शब्द नहीं है, शब्द है जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। अब क्योंकि हम जीसस क्राइस्ट बोल नहीं पाए तो इस वजह से हमने क्या काम किया कि भाई इसको ईसा मसीह टर्म जो है नाम दे दिया। ठीक है सर, इस वजह से हमने इसको ईसा मसीह नाम जो है दे दिया। अब यहां पे समझिएगा, फिर एक समय रेखा को सीधा खींचे गया। एक समय रेखा को कैसे खींचा गया, समय रेखा को सीधा खींचा गया और कहा कि भाई ये वाली लाइन तो रहेगी जीरो, और इस लाइन को तो जीरो एडी मानेंगे, कंसीडर करेंगे हम जीरो। लेकिन इससे पीछे की जितनी भी घटनाएं हैं हम उनको उल्टे क्रम में याद करेंगे। आपने सुना यशु जी बल्ले बल्ले, अरे मांझा मांझा, यशु जी बल्ले बल्ले मांझा। तो इससे पहले समय को उल्टा हम चला रहे हैं। समय अनंत है, ये बात आप जानते हैं, समय अनंत है। हम कितना ही भी आगे बढ़ ले, ठीक है, लेकिन हम हमेशा जीरो के पास रहेंगे, समय अनंत है। तो कहा गया इससे पुरानी जितनी भी घटनाएं हैं हम उनको उल्टे क्रम में पढ़ेंगे। तो उल्टे क्रम में उन सभी घटनाओं को पढ़ा जाता है। जैसे पहले 600 हुआ होगा, 600 के बाद आता होगा 400, 400 के बाद आएगा 200, 200 के बाद आएगा 50, उसके बाद आएगा 10, उसके बाद होगा 0। ये उल्टा क्रम चल रहा है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए, नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे। तो इसके बाद क्रम हो गया सीधा। ठीक है, चलो अब सीधा कैसे हो गया कि अब ये 10, 50, 100, ठीक है, 200, और जैसे आज की डेट है, आज टुडे, तो आज की डेट मान के चलिए यहां पर है आज टुडे। अब इससे आगे चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको कर लीजिए 100, 500, 1000, 2000, और यहां जैसे टुडे है तो 2025 अब चल रही है। तो जो ऐसा डिवीजन था, ठीक है, जो ऐसा डिवीजन था उसको हमने बीसी और एडी में डिवाइड करा। ये क्लासिफिकेशन कहलाया बीसी और ये क्लासिफिकेशन कहलाया एडी। अब इन सब के मतलब क्या है, कैसे है? देखो, जो बीसी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह से पहले जो समय चलता था वो समय उल्टा चलता था। ठीक है, और जो एडी का मतलब होता है उसका नाम होता है एनो, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। ये जो शब्द है ये है ग्रीक भाषा का, ये जो शब्द है ये है ग्रीक भाषा का, ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक। ठीक है बाबू, कौन सी भाषा का शब्द है भाई मेरे? यो है ग्रीक भाषा का, है ना? ठीक है, वैसे इसका मतलब क्या होता है? विद बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, विद बर्थ ऑफ जीसस, बर्थ ऑफ जीसस, इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म के साथ, ईसा के जन्म के साथ, जन्म के साथ, के साथ। ठीक है जी हाँ, तो इसका मतलब हो गया ईसा के जन्म के साथ। तो ये डिवीजन जो है पुरानी किताबों में यूज होता था, लेकिन आज की जो किताबें हैं ना, हमारी मॉडर्न बुक्स जो आ रही हैं, ठीक है, जो मॉडर्न बुक्स आ रही हैं उन सबको आधुनिक विभाजन के आधार पर विभाजित किया जाता है। जो मॉडर्न बुक्स हैं हमारी, जैसे आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर भी टाइमलाइन वही जीरो पे हमें रोकनी पड़ेगी। अच्छा, बात को समझना, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों टाइमलाइंस में कोई जरा सा भी अंतर नहीं है। सिर्फ एक अंतर है, किस चीज का? एडी और बीसी का। और यहां पर जो क्रम है वो लिखा जाता है सीई
एंड बीसीई। इसमें इसको नाम दिया गया कॉमन एरा। इसमें भी एक टाइमलाइन को माना जाता है जीरो। अब वो सेम टाइमलाइन को यहां जीरो माना गया। सभी हिस्टोरियंस ने इस बात पर एक तर्क दिया कि हम इसको जीरो मानेंगे। ठीक है, चलिए। अब एक बालक कमेंट कर रहा है कि सर इस समय को विल्सन को कैसे पता, उसको कैसे पता लगा? भैया पढ़ के पता लगा। वो अपने टीचर की क्लास में कमेंट इतना करता था जितना जरूरी था। ठीक है। अब जैसे आप हो, जब से क्लास शुरू हुई है पता नहीं आपने कितनी कमेंट कर दी है सेम चीज की, और जबकि वही चीज मैं समझा रहा था। ठीक है, तो थोड़ा समझो, है ना, समझो थोड़ा, ध्यान दो थोड़ा। अब जो बीसी था ना बाबू, ये उल्टा क्रम में स्टार्ट हो गया। जैसे ताबड़तोड़ तरीके से स्टार्ट हो रहा था वही 6000 या 600, 400, 500, और ये उल्टा उल्टा जैसे 10, ये 0, सेम चीज 0 पहुंच गया। इसके बाद का जो टाइम है वही वो इसी क्रम में बढ़ा। अब जैसे मान के चलिए 1000, 2000, या फिर 1000, 1500, 2000, और अब जैसे अब की बात करूं तो आज की डेट हम देख लेते हैं 2025। तो 2025 को क्या हम सी बोल सकते हैं? बोल सकते हैं जी, क्यों नहीं बोल सकते? तो ये विभाजन हो गया। इसमें फुल फॉर्म इसकी क्या लिखी जाती है? इसको लिखते हैं कॉमन एरा। कॉमन एरा, साधारण, इसको बोलते हैं साधारण समय बोलते हैं, साधारण समय, या ओबनेस्ट आप, या बोल सकते हैं कि युग, साधारण युग, पूर्व साधारण युग, शताब्दी बोल लीजिए, पूर्व साधारण शताब्दी। तो इसको बिफोर कॉमन एरा, कॉमन एरा, पूर्व साधारण शताब्दी, साधारण शताब्दी, शताब्दी। अब भैया समझ में आई बात है? ठीक है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। अच्छा देखो, देखो इतिहास इतना है, आप मतलब पूरे जीवन में पढ़ोगे ना तब भी कम पड़ जाएगा। यहां आपको इतना पढ़ना है जितना आपके पेपर के लिए पर्याप्त हो, हर एक पेपर के लिए। ठीक है, हर एक पेपर के लिए पर्याप्त हो, इतना आपको पढ़ना है। अब अपने दिमाग से डाउट मत बनाओ। तो मेरा डाउट क्लियर नहीं हुआ है, हिस्टोरियंस को कैसे पता चला ये एग्जैक्ट समय क्या है? देखो भैया पेपर में ये आएगा, तुम्हारे पेपर में ये आएगा जो लिख रहा है, और नहीं देता मैं तो वो जानना है जो जो हमारा जी कर रहा था। लाडले मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, पेपर में ये चीजें नहीं पूछी जाती जो तुम सोच रहे हो कि सर वो पूछ लेगा, वो पूछ लेगा। अरे भैया सब्र करो, सब्र का फल मीठा भी होता है और सब्र का फल सिलेक्शन भी होता है, थोड़ा सा समझो। अब जैसा मैंने आपको यहां बताया उबनित समय के बारे में या समय के बारे में, इस समय को हमने मान लिया है। ठीक है, उनको कैसे पता चला जी जिलो वही था? अल्लाह भैया लाडले, उनको पूरे समय रेखा को पता था। उनके पास आई 100 घटनाएं, समझे? उनके पास मान के चलिए 100 उनके पास इंसिडेंट आए। अब 100 इंसिडेंटों में उन्होंने क्या काम करा कि भाई ऐसा करो 70 इधर रख लो, 30 इधर रख लो, बीच का जो एक इंसिडेंट था इसको हम मान लेते मीडियन, है ना? बस, तो ये थोड़ी सी चीज होती है, ये कोई इसका कोई वो नहीं है, सर पैर नहीं है उन चीजों के। बढ़िया। अब यहां पे जैसे मैंने आपको बताया कि 3 हिस्से होते हैं। अब जैसे आधुनिक भारत में हम क्या पढ़ते हैं सर जी? विदेशी कंपनियों का आगमन पढ़ते हैं, उसके बाद ब्रिटिशर्स का प्रभाव पढ़ते हैं, यूरोपियों का प्रभाव पढ़ते हैं। अब मध्यकालीन में हम क्या पढ़ते हैं सर? मुगल पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ते हैं सर जी? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद, अशोक, मौर्य, गुप्ता, ये सब पढ़ते हैं। ठीक है। अब जैसे आधुनिक भारत आपने, मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि आपने कभी ना कभी आधुनिक भारत मुझसे पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि लेवल क्या रहता है। फिर मध्यकालीन भारत भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन अब प्राचीन इतिहास को आप पढ़ रहे हैं बहुत क्लासिक तरीके से, है ना? तो इसको आप देखिए, नोट करना शुरू करते हैं। अब इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कौन सा? प्राचीन इतिहास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप हेडिंग डाल लेंगे, क्या बना? प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास हेडिंग डाल लेंगे। ठीक है भाई। और यार वो शोर जो हो रहा है ना, उसकी वजह से आप ये सोचिएगा कि मुझे कैसे अपने आप को रोकना पड़ रहा है इस शोर की वजह से। ठीक है ठीक है,
मुझे मेरी आप देख रहे हो ना बीच में जब आवाज तेज हो जाती है तो वो शोर की वजह से हो रही है। एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है भैया, एंशिएंट हिस्ट्री। इसको तोड़ा जा सकता है 3 हिस्सों में, ठीक है। चलिए, इतिहास, प्राचीन इतिहास को भी 3 हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। इसको 3 हिस्सों में कैसे तोड़ सकते हैं सर? देखो, इसको 3 हिस्से में ऐसे तोड़ सकते हैं आप। सबसे पहले आप लिख सकते हैं इसको प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक आप इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। या प्रागैतिहासिक भी बोल सकते हैं, प्राक ऐतिहासिक की जगह प्रागैतिहासिक भी बोल सकते हैं। मतलब ये तो कहने वाली बात है, आपको जो बोलना है आप वैसे बोल लीजिए। चाहे तो प्रागैतिहासिक काल बोल लीजिए आप, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल बोल लीजिए, प्रागैतिहासिक। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं मतलब इसको? प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक। फिर आद्य ऐतिहासिक काल बोल लीजिए, आद्य, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल बोल लीजिए। प्रोटो हिस्टोरिक, और बचा क्या? ऐतिहासिक काल बोल लीजिए, वो बसता है यहां पर। ऐतिहासिक काल बोल लीजिए, वो बसता है यहां पर, ठीक है भाई। हिस्टोरिक बोलते हैं इसको, हिस्टोरिक। हिस्टोरिक इसको बोलते हैं। अब इन सब का भी डिवीजन हमें करना पड़ता है कि कौन कहां से लेके कहां तक होता है, कौन कहां से लेके कहां तक नहीं होता। इनका भी डिवीजन आपको देखने को मिलता है, या इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है वो भी हमें देखने को मिलता है। ठीक बात है, समझ पाए बात? बहुत बढ़िया। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हम चर्चा करते हैं। बताइए सर। सर, ये वो समय है जिसके बारे में हमें कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती, जिसके बारे में हमारे पास कोई भी लिखित जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में हमारे पास साक्ष्य मौजूद है। ये वो समय है जिसके बारे में हमारे पास कोई लिखित जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे पास लिखित जानकारी तो इसके बारे में हमारे पास नहीं है, लिखित जानकारी नहीं है, नहीं है, लेकिन इसके बारे में साक्ष्य हमारे पास मौजूद है। साक्ष्य, अवशेष हमारे पास मौजूद है। ये वो समय है जिसके बारे में हमारे पास साक्ष्य भी मौजूद है, ठीक है। ये वो समय है जिसके बारे में हमारे पास साक्ष्य भी मौजूद है, और इसकी जो लिखित जानकारी है वो भी मौजूद है, वो भी मौजूद है। लेकिन यहां जो लिखित जानकारी हमारे पास मौजूद है ना भाई, उसको हम पूरा नहीं पढ़ पाए, उसको हम पूरा पढ़ ही नहीं पाए, इसको हम पूरा नहीं पढ़ पाए, पूरा पढ़ा नहीं जा सका, पूरा नहीं पढ़ पाए। ये कंप्लीटली रीडेबल नहीं था, नॉट कंप्लीटली रीडेबल। लेकिन जो हिस्टोरिक एज है, इसका हमारे पास साक्ष्य भी है, इसको हमने पढ़ा भी है, लिखित जानकारी भी है, इसके बारे में हमारे पास सब कुछ है, लिखित जानकारी भी है, और इसको हमने पढ़ भी लिया है। जैसे वेदास वगैरह जो हमें देखने को मिलते हैं, वो हमें यहां देखने को मिलते हैं, वेदास हमारे, जो हमारे वेद हैं। अब सर जी, अशोक तो जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, वो महाजनपद काल यहां पे आता है, वो महाजनपद काल वगैरह यहां आता है। सर जी, आदि मानव कहां पे थे जी? वो तो हमने देखे थे ऐसे ऐसे चलते थे, तो आदि मानव कहां पे थे भाई? चलो अच्छा, इसको लिख लेना, इसके सोर्स, रिटर्न सोर्स, एंड इसको इंग्लिश में बोलते हैं एविडेंस, इसको बोलते हैं वही एविडेंस, लिटरेरी सोर्स, सोर्स। तो वो जो आदि मानव वाली बात है ना, उसको अगर हम देखेंगे तो वो प्राग ऐतिहासिक काल में है, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल के भी 2 हिस्से होते हैं, इसके भी 2 खंड हैं। जो प्राग ऐतिहासिक काल आप यहां पर देख रहे हैं, इसके भी 2 खंड होते हैं। किसके? प्राग ऐतिहासिक काल के। इस प्राग ऐतिहासिक काल के कितने खंड होते हैं जी? इसके भी 2 खंड हैं। तो इसके 2 खंडों के बारे में चर्चा करते हैं।
बताइए सर। एक तो है भाई इसका पाषाण काल, पाषाण काल यानी स्टोन एज। दोबारा इसका बचता है पाषाण काल के बाद क्या, ताम्रकाल, कॉपर एज। इसको धातु युग भी बोलते हैं, कॉपर एज भी बोलते हैं, जो आप बोलना चाहें। कॉपर एज को ही कैलोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं, कॉपर एज को ही कैलोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए ऐसा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको दोबारा कभी पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर शिक्षक बनने के बारे में सोच रहे हैं तो शांति धैर्य बनाए रखिए। ठीक है, याद रखना। ओके, चलो याद रखिए, वो सब कुछ आप समझ पाएंगे, है ना। कॉपर एज को कैलियोलिथिक भी बोलते हैं, कैलियोलिथिक भी इसको बोला जाता है, कैलियोलिथिक एज। पाषाण काल के 3 हिस्से हैं। पाषाण काल के क्या है बाबू, 30 के 3 हिस्से हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलता पुरा पाषाण। ठीक है, मैं इस वाले पेज को ना यहां पे जूम कर दे रहा हूं ताकि मैं यहां पे आराम से लिख पाऊं। पुरा पाषाण के बाद देखने को मिलता है मध्य पाषाण, मध्य पाषाण, और इसके बाद देखने को मिलता है नव पाषाण। इंग्लिश में इसको बेसिकली कैसे बोला जाता है, शिवानी बेटा ध्यान से यहां ध्यान दे लो। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए। इसको बोला जाता है क्या बोला, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। सर समय की इसकी शुरुआत किस प्रकार से होगी, सर जी समय इसमें कितने से कितना देखने को मिलता है, समय देख लीजिए। इसका अवधि क्या होगी, इसकी अवधि क्या होगी, अवधि, अवधि क्या होगी, टेन्योर क्या होगा। देखो यार, अवधि के बारे में, टेन्योर के बारे में अलग अलग सोर्स अलग अलग बात बताते हैं। मैं आपको दोनों ही बातों के बारे में बताता हूं। ठीक है, जब समय की शुरुआत हुई, समय की शुरुआत से जब समय आपका शुरू हुआ, हमें नहीं पता समय कब शुरू हुआ है, अनंत से। कहां से बाबू, अनंत से। अनंत से लेके 10,000, ठीक है, अनंत से लेके 10,000 BCE तक, अनंत से लेके 10,000 BCE तक पूरा पाषाण काल चलता है। अनंत से लेके 10,000 BCE तक पूरा पाषाण चलता है। मध्य पाषाण जो चलता है ना, ये चलता है 10,000 BCE से लेकर। अब यहां है सबसे बड़ी दिक्कत, इसमें बहुत सारे हिस्टोरियन कहते हैं कि ये 8,000 होना चाहिए। वही कुछ सोर्स ऐसा भी कहते हैं कि इसका ही टेन्योर आप 4,000 कर दीजिए। ठीक है, कुछ सोर्स बोलेंगे कि आप इस टाइम को इतना रखो, कुछ सोर्स यही क्या बोलेंगे कि भाई टाइम चेंज करो और टाइम का जो टेन्योर है वो रखो आप 10,000 से 4,000 BC। तो कुछ हिस्टोरियन इस बात पर भी एग्री होंगे, कुछ हिस्टोरियन इस बात पे एग्री होंगे, कुछ इस पे एग्री होंगे। आप किसके साथ जाओगे भैया, आप इसके साथ जो जाएंगे वो आप इसमें जाएंगे, इसके साथ, इस ऊपर वाले टेन्योर के साथ आप जाएंगे। आप ऊपर वाले टेन्योर के साथ आप जाएंगे, आपका जो है बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है, आपका बिल्कुल बढ़िया रहेगा। आप इस वाले टेन्योर के साथ जा सकते, अगर आप इसके भी साथ जाते तो कोई समस्या नहीं है, आप इसके साथ भी चाहे तो जा सकते हैं। फिर आता है बाबू नव पाषाण का काल। नव पाषाण काल में अगर आप ऊपर वाले टेन्योर के साथ जाते हो, ठीक है, ऊपर वाले टेन्योर के साथ जाओगे तो यहां आपको ज्यादा नीचे आना पड़ जाएगा। ठीक है, या आप मान के चलिए, चलो ये मान लेते हैं हम कि ये वाला टाइम सही है, तो उस हिसाब से आपको टाइम टेन्योर अलग लिखना पड़ेगा। फिर आप यहां आएंगे 4,000 मान लेते हैं, 4,000। ज्यादातर किताबों में जो टेन्योर आप देखते हैं ना, ज्यादातर किताबों में जो टेन्योर आप देखते हैं वो ये वाला टेन्योर ज्यादा देखते हैं, ये वाला। तो मेरे ख्याल से आप इसी वाले टेन्योर को कंसीडर करके चलिए, ये वाले टेन्योर ज्यादा सही रहेगा, आपके फैक्ट खराब नहीं होंगे। लिख लीजिए, अगर ऊपर वाला टेन्योर मानते तो ये 8,000 से लेकर 2,500 BCE तक आएगा। लेकिन अगर आप नीचे वाले टेन्योर को ज्यादा कंसीडर करते
देन इन दैट सर्टेन केस वो आ जाएगा आपका 4000 से लेके तकरीबन 2500 के आसपास। $2500 BC के आसपास। ठीक है भाई, ये इधर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी हाँ। एसएससी वाला सही करा था। एसएससी ने कौन सा सही करा था? एसएससी ने बाबू ये सही करा था। एसएससी ने, एसएससी का ये मानना है। एसएससी ने सवाल क्या पूछा था कि रुई की जो खेती होती थी, रुई की खेती, कॉटन की खेती कब हुई है? तो रुई की खेती मध्य पाषाण काल में हुई है। कब? 7000 BCE में। तो बाबू एसएससी ने ये वाला सही करा है, ये वाला पोर्शन। बाकी यार जो यूपीएसआई है हमारे या बाकी विभाग है वो शायद कहीं ना कहीं इसको मानते हैं। आपको जो उचित लगे आप मान लेना। ठीक है जी। इसके बाद बचता है ताम्रकाल। ताम्रकाल आपको कौन सा समय देखने को मिलता है? ताम्रकाल वाला समय। सर ताम्रकाल आपको कौन सा देखने को मिलता है? भैया ताम्रकाल जो आपको देखने को मिलता है वो 3000 से 2000 के बीच में देखने को मिलता है। 3000 से लेके 2000 के बीच का ताम्रकाल आपको देखने को मिलता है। कॉपर एज आपको देखने को मिलता है बीसीई में, ई में आपको देखने को मिलता है। ठीक बात। चलो, कॉपर एज, जब कॉपर का आना यहां पर शुरू होता है तो उसके बारे में कॉपर एज में जिक्र किया गया है। एक मिनट रुकना भाई, इसको थोड़ा एलिब्रेट करते हैं। ठीक है चलो, अब हम बात करते हैं अध ऐतिहासिक काल क्या है सर जी। फिर अध ऐतिहासिक काल फिर आपका क्या देखने को मिलता है? देखो, अगर मैं अध ऐतिहासिक काल के बारे में बात करूंगा, इसके अंदर आपको देखने को मिलती है क्या? सिंधु घाटी सभ्यता आपको देखने को मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिलती है इसके बारे में। और भाई इसके अंदर आपको देखने को मिलती है वैदिक सभ्यता। ठीक है चलो, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता आपको देखने को मिलती है। वैदिक सभ्यता आपको देखे, या पहले सिंधु घाटी आप देख लेना। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिलती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। और दूसरा देखने को मिलती है हमारी जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता आपको देखने को मिलती है। वैदिक एज आपको देखने को मिलती है। वैदिक एज आपको देखने को मिलती है। अब वैदिक एज के भी दो हिस्से हैं। वो कौन कौन से हैं जी? सर एक तो होता है प्री वैदिक और एक होता है पोस्ट वैदिक। पोस्ट वैदिक, जो प्री वैदिक है बाबू, इसको बोला जाता है ऋग्वैदिक और इसको बोलते हैं उत्तर वैदिक। ये होता है ऋग्वैदिक और ये होता है बाबू उत्तर वैदिक। पता ही समझ में? तो इसको इस तरीके से एलिब्रेट किया जाता है। तो वेदों को तो पढ़ा गया है, तो मैंने कब क्या कहा? पूरा नहीं पढ़ पाए। मैंने ये थोड़ी कहा पढ़ने में, मैंने कहा पूरा नहीं पढ़ पाए। कुछ सोर्स तो हमने पढ़ लिए, कुछ नहीं पढ़ पाए, इसलिए। तो ये आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। और जो हिस्टोरिक पीरियड है इसमें महाजनपद काल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपके मौर्य हो जाएंगे, गुप्ता हो जाएंगे, अन्य हो जाएंगे, मौर्य, गुप्ता, ठीक है, गुप्त और अन्य इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो ये होते हैं। ठीक बात है? आपको ये बात समझ में आई? अब बात आती है कि सर फिर हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। आपने चलो ये तो हमें बता दिया, लेकिन अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है ये थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि हम इसको किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, क्या क्या हम इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, याद रखें। और सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या है? और सिंधु घाटी सभ्यता का समय ताम्रकाल को ओवरलैप करता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसा समय था जो ताम्रकाल को और अति ऐतिहासिक काल को ओवरलैपिंग करता है, 2500 से लेकर 1750। ठीक है, चलिए 2500 से लेकर 1750। ये टाइमलाइन डिस्कशन है, सिर्फ एक दिन होता है, इसके बाद आपको सब कुछ समझ में आता रहता है। बीसीई वैदिक सभ्यता आती है, 2-3 हिस्सों में इसको तोड़ा जा सकता है। 1500 से लेकर 1000 कर दीजिए, 1000 से लेकर 600 कर दीजिए। आपका काम आसान करने के लिए बता रहा हूं, थोड़ा सा जरूरी भी हो सकता है। 1500 से लेकर 1000 कर दीजिए, वरना मैं 1750 1900 भी लिखवा सकता हूं, लेकिन आपका काम आसान कर देता हूं। चलो 1000 कर दीजिए। और ये पोस्ट वैदिक जो होगा आपका 1000 से लेकर 600, 600 बीसीई होगा ये, बीसीई।
और 600 के बाद का जितना भी समय होगा वो सब ऐतिहासिक होगा, ऐतिहासिक काल होगा। मतलब कहने का क्या हुआ, मतलब कहने का ये हुआ कि जितना भी ऐसा समय होगा इसके बाद, हाँ, जो ऐतिहासिक की टाइमलाइन होगी वो सीधी बैंड अप करेगी किससे सर, यहां से उठेगी सीधा 600 बीसी से, 600 बीसी से लेकर 711 एडीई या बीसी तक, सीई तक पूरा टेन्योर इसका ऐसे पहुंच जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये भैया इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। क्या आप समझ पाए? सर हमें क्या पढ़ना है सर, हमारा सिलेबस तो बता दो। तो भाई आपका सिलेबस मैं बता देता हूं, ठीक है। अगला सिलेबस आपका ये है जो हमें यहां पर पूरा पढ़ना है। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ये आपका सिलेबस है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। दिस इज योर सिलेबस। पूरे ऐतिहासिक समय पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, वैदिक काल पढ़ेंगे, इसके बाद हम जैन धर्म पढ़ेंगे, जैन। ठीक है, इस फाइल को रात ही क्रिएट किया गया तो गलती से जैनिज्म की जगह संस्कृत लिख गया। फिर हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, फिर महाजनपद काल, फिर मौर्य साम्राज्य, मौर्य काल के बाद का समय, गुप्त काल, बाद में गुप्त काल, हर्षवर्धन काल और राजपूत एरिया। इसके अलावा इसमें मैं कुछ अपनी तरफ से एड ऑन करूंगा, जैसे साउथ इंडियन डायनेस्टीज, साउथ इंडियन साम्राज्य, साउथ इंडियन डायनेस्टी हम देख लेंगे। साउथ इंडियन यानी दक्षिण भारत, जो चोर चेर पांड्य है ना, दक्षिण भारत, चोल चेर पांड्य जो होते हैं यार, चोल चेर पांड्य, पांड्यन, इनको भी हम इसमें देख लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, चलिए। हड़प्पा, अरे भाई हड़प्पा सिंधु में ही तो आ जाएगा, हड़प्पा तो सिंधु में ही आ जाएगा। क्या कह रहा है, हड़प्पा नहीं पढ़ाओगे क्या? हाँ, चोल चेर पांड्यन मैंने बता तो दिया, साउथ इंडियन में आता है ना। अब अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो भाई आप अपने डाउट बता दो, अब टॉपिक रिलेटेड डाउट। इसके अलावा अगर आपका कोई और डाउट है तो वो आप मेरे इंस्टाग्राम jeetrana.77 पर भेज सकते हो। आपको वहां पे बहुत सारी चीजें भी मिल जाएंगी और कोई मैटर होगा तो वो भी सॉर्ट कर दिया जाएगा। सर महाभारत कब हुई थी? महाभारत बाबू जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे तब हम महाभारत पढ़ेंगे। महाभारत में पढ़ेंगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतीय अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान्यम सृजाम्य अहम् पवित्राणाय साधूनाय विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो हम पढ़ते हैं वैदिक काल में। टेंशन मत लो, सब कुछ आपको बताया जाएगा, है ना। अरे मांझा मांझा अंकित याद आवे। हाँ, मैंने बताया इसमें एक टाइमलाइन ओवरलैप करती है, ठीक है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये ओवरलैपिंग हमेशा दिखाई देती है। ये जो ताम्र काल है ना, जो कॉपर एज है, दरअसल सिंधु घाटी सभ्यता शुरू कॉपर एज में ही हुई थी, इसलिए वो ओवरलैप करती है। दैट इज एक्चुअल पॉइंट, दिस इज पॉइंट, ये ओवरलैप करेगी। ठीक है, टेंशन मत लो। सर रामायण कब पढ़ेंगे? अरे रामायण भी तभी देखेंगे लाडले। ठीक है, ओके, मजा आ गया, थैंक यू, ओके, कोई नहीं।